जरा सोचिए एक ऐसे गुलाम के बारे में जिसे उसके अपने ही परिवार ने बेच दिया हो, धोखा दिया हो। और फिर सोचिए कि वही इंसान उसी गुलामी से उठकर इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक का शासक बन जाए। ये कमाल की कहानी है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की। एक ऐसा शख्स जिसने सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी को इतना इतना दिलचस्प बनाता है, क्योंकि देखिए, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश कोई मामूली गुलाम नहीं था। उसे खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो खुद सुल्तान मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मतलब ये तो गुलामी के अंदर गुलामी की कहानी है। तो सवाल यह है कि कोई इतने मुश्किल हालातों से ऊपर कैसे उठता है। उसके इस हैरान कर देने वाले सफर को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उसकी उथल पुथल भरी जिंदगी के पहले पन्नों पर। उसकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक सरदार का बेटा जिसे उसके अपने ही भाई जलन के मारे गुलामी में बेच देते हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी काबिलियत के दम पर खुद को साबित किया। और उसकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि सुल्तान ने उसे उसके मालिक ऐबक से भी पहले आजाद कर दिया। ये एक बहुत ही बड़ा, एक असाधारण सम्मान था। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठना तो कह सकते हैं कि एक पड़ाव था। असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी। एक ऐसे राज्य को एक साथ जोड़े रखने की चुनौती जो हर तरफ से बिखर रहा था। इल्तुतमिश को विरासत में कोई सजा सजाया स्थिर साम्राज्य नहीं मिला था। उसे तो विरासत में मिला था एक बहुत बड़ा संकट। सल्तनत बिखर रही थी। हर तरफ ताकतवर सरदार अपने अपने हिस्से पर कब्जा करके बैठे थे। यही वो लोग थे जो इल्तुतमिश और उसके एक मजबूत साम्राज्य के सपने के बीच में खड़े थे। वो सचमुच भूखे भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था। एक तरफ पश्चिम में एक पुराना साथी गुलाम, दूसरी तरफ पूरब में एक बागी गवर्नर और अपने ही दरबार के अंदर अनगिनत दुश्मन। हर कोई उसके इस नए नवेले राज्य को निगल जाने के लिए तैयार बैठा था। और ये कहावत उसकी सोच को एकदम साफ दिखाती है। जब उसके दुश्मन यिल्दिज़ ने अपने खानदानी हक का दावा किया, तो इल्तुतमिश का जवाब बिल्कुल सीधा था। ये खून या खानदान की बात नहीं है, ये ताकत की बात है। अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। और उसने अपनी सोच को हकीकत में बदल भी दिया। उसने कई साल लगातार जंग में बिताए, एक एक कर अपने दुश्मनों को खत्म किया और ताकत के दम पर अपने शासन को मजबूत बनाया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सरहदें संभाली, पश्चिम से एक ऐसा तूफान आ रहा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अब हम उस पल की तरफ बढ़ते हैं जिसने इल्तुतमिश के शासनकाल को हमेशा के लिए तय कर दिया। वो पल जब दुनिया का सबसे खौफनाक नाम भारत के दरवाजे पर आ पहुंचा। जलालुद्दीन भागकर इल्तुतमिश के इलाके में आ पहुंचा और इस एक कदम ने इस नौजवान सल्तनत के सामने एक भयानक दुविधा खड़ी कर दी। अब ऐसी हालत में कोई क्या करे? जलालुद्दीन को पनाह देने का मतलब था चंगेज खान की पूरी ताकत का सामना करना, यानी सीधे सीधे मौत को दावत देना। लेकिन एक साथी मुस्लिम शासक को मना करना भी एक तरह का धोखा था, जिसके अपने खतरनाक नतीजे हो सकते थे। यहां इल्तुतमिश ने जो किया वो कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने बड़ी विनम्रता से जलालुद्दीन को यह कहकर मना कर दिया कि दिल्ली की आबो हवा शायद उसके लिए ठीक नहीं है। इस एक छोटे से लेकिन बेहद समझदारी भरे बहाने ने उसके राज्य को तबाही से बचा लिया और उसे अपने साम्राज्य को अंदर से मजबूत करने पर ध्यान लगाने का मौका दे दिया। तो ठीक है, सरहदों को सुरक्षित करना तो आधी लड़ाई थी। असली काम तो अब शुरू हुआ था, एक ऐसा राज्य बनाना जो आने वाले लंबे समय तक टिका रहे। उसका जवाब था इक्ता प्रणाली। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों यानी इक्ता में बांट दिया गया। उसने अपने सबसे वफादार अफसरों को ये जमीनें दी, जिससे एक ऐसी मजबूत ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही बनी जो सीधे सुल्तान के प्रति जवाबदेह थी। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था। फिर उसने भारत में पहली बार पूरी तरह से अरबी स्टाइल के सिक्के चलाए, जिससे एक स्थिर और एक जैसी आर्थिक व्यवस्था बनी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात थी। पहली बार पूरी सल्तनत में व्यापार के लिए एक भरोसेमंद और एक जैसी करेंसी थी। ये साल उसकी ताकत की सबसे बड़ी पहचान का साल था। बगदाद के खलीफा यानी उस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े नेता ने एक खत भेजकर इल्तुतमिश को आधिकारिक तौर पर हिंदुस्तान का सुल्तान मान लिया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक और धार्मिक मान्यता थी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के पहले कानूनी आज़ाद शासक के तौर पर उसकी जगह पक्की हो गई।
अब खुद एक गुलाम रह चुकने की वजह से वो वफादारी की कीमत अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने अपने आसपास 40 वफादार तुर्की गुलाम अफसरों की एक खास टीम बनाई, जिसे 40 का समूह या तुर्काने चहलगानी कहा गया। ये उसकी सबसे करीबी टीम थी, जो उसके शासन को मजबूत करने और उसकी ताकत को पक्का करने की तरफ एक और बड़ा कदम था। इल्तुतमिश की विरासत सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं थी, ये तो सचमुच उसकी राजधानी दिल्ली के नक्शे पर पत्थरों से उकेरी गई थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये ताकत की निशानियां थीं। कुतुब मीनार को पूरा करवाने से लेकर शहर को पानी देने के लिए हौज़े शमसी बनाने और अपने बेटे के लिए दिल्ली का पहला इस्लामी मकबरा बनवाने तक उसने दिल्ली को इस्लामी ताकत और संस्कृति के एक बड़े केंद्र में बदल दिया। लेकिन शायद उसकी सबसे बड़ी विरासत उसकी मौत के बाद देखने को मिली। उसके जाते ही सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। इससे साफ पता चलता है कि कैसे सिर्फ उसकी अपनी ताकत ने ही सब कुछ एक साथ जोड़ के रखा हुआ था, और ये बात उसके महत्व को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि भले ही इस राजवंश की नींव ऐबक ने रखी हो, लेकिन असल में ये इल्तुतमिश ही था जिसने उसे एक राजधानी दी, एक सरकार दी, एक अर्थव्यवस्था दी और सबसे जरूरी एक भविष्य दिया। उसने जीते हुए इलाकों के एक नाजुक से नेटवर्क को एक ताकतवर आजाद सल्तनत में बदल दिया। तो ये हमें हमारे पहले सवाल पर वापस लाता है, क्या एक गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का असली निर्माता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है, एक गुलाम बाजार से सुल्तान के सिंहासन तक का उसका सफर एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद बना जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।